नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविमीणा। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे और आज बात करने वाले हैं गति के नियम जो कि न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किए थे। जड़त्व का नियम, बल का नियम या संवेग का नियम, एक क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। देखिए दोस्तों, मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। गति के नियम 1686-87 में गति के नियम का प्रतिपादन न्यूटन के द्वारा किया गया था। न्यूटन की एक पुस्तक थी दोस्तों 1686-87 में। उस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। इस प्रिंसिपिया में न्यूटन ने अपने गति के नियमों का वर्णन किया था। न्यूटन ने दोस्तों गति के 3 नियम दिए थे। एक दिया था जड़त्व का नियम। पहला नियम जड़त्व का नियम था। दूसरा नियम था बल का नियम, इसे संवेग का नियम भी कहा गया था। और तीसरा नियम है दोस्तों, वो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर दोस्तों आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आपको ऐसी ऐसी बातें बताता जाऊंगा दोस्तों, ऐसे ऐसे टॉपिक करा दूंगा जो कि रेलवे की एग्जाम में साइंस से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जा सकता। ग्रुप डी की एग्जाम से पहले मैं आपको इतना अच्छा कंटेंट दे दूंगा कि आपको शायद ही उनसे क्वेश्चन बाहर मिले। हाँ, हो सकता है कि क्वेश्चन बाहर चले जाए, लेकिन दोस्तों जो मेरा पढ़ाया हुआ होगा उसमें से बाहर नहीं जाएगा। अगर आएगा तो क्वेश्चन ये फिक्स है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार, आपका छोटा भाई हूँ। और वीडियो को लाइक करो और शेयर जरूर करना दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, देखिए जड़त्व का नियम। दोस्तों, जो जड़त्व का नियम है ना, ये न्यूटन ने दिया था। लेकिन दोस्तों, जो जड़त्व जो शब्द है और जो जड़त्व की जो परिभाषा है ना, वो न्यूटन ने नहीं दी थी, वो दी थी दोस्तों गैलीलियो ने। गैलीलियो कौन है दोस्तों? गैलीलियो एक महान वैज्ञानिक है और इस गैलीलियो को फादर्स ऑफ मॉडर्न साइंस कहा जाता है। आधुनिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है दोस्तों। किसे आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है? गैलीलियो को। किसे कहा जाता है दोस्तों? गैलीलियो को कहा जाता है। अगर मैं फादर्स ऑफ साइंस की बात करूं यानी विज्ञान का जनक की बात करूं दोस्तों, तो विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। अरस्तु का दूसरा नाम है दोस्तों एरिस्टोटल। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि विज्ञान का जनक का दूसरा नाम क्या है अरस्तु के अलावा? तो एरिस्टोटल है दोस्तों। क्या नाम है? एरिस्टोटल है। आगे देखिए, अगर मैं जड़त्व की परिभाषा की बात करूं दोस्तों, तो जड़त्व किसी पदार्थ का वह गुण है। जड़त्व एक किसी पदार्थ का एक प्रकार का गुण है। क्या है दोस्तों? जड़त्व क्या है? पदार्थ का गुण है, किसी पदार्थ का गुण है। वह गुण है जो यह गुण अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है दोस्तों। क्या करता है? यह गुण अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। किस तरीके से विरोध करता है दोस्तों, वे भी देख लीजिए। पहले मैं आपको और कुछ बातें बता देता हूँ। प्रत्येक उस पदार्थ में जिसमें द्रव्यमान हो, फिक्स है कि उसमें जड़त्व पाया जाता है। प्रत्येक उस पदार्थ में जिसमें द्रव्यमान हो, फिक्स है, उसमें जड़त्व पाया जाता है। दोस्तों, जड़त्व की उत्पत्ति का अगर मैं बेसिकली कारण देखूं तो वो द्रव्यमान ही है। क्या है दोस्तों? जड़त्व की उत्पत्ति का कारण क्या है? द्रव्यमान है। आगे देखिए दोस्तों, अगर जड़त्व अधिक है दोस्तों, अगर जड़त्व अधिक है तो फिक्स है मेरा भाई, द्रव्यमान भी अधिक होगा। अगर जड़त्व कम होगा तो फिक्स है द्रव्यमान कम होगा। आपने तो कह दिया कि भाई जड़त्व अधिक है तो द्रव्यमान भी अधिक होगा, और जड़त्व कम है तो द्रव्यमान भी कम होगा। इसका रीजन क्या है? तो मेरे भाई एग्जाम्पल के द्वारा देखिए। एक कार है और एक ट्रेन है, दोनों समान वेग से चलती हुई अपने पास आ रही है। दोनों को रोकना है। सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों, दोनों को अपन को रोकना है। रोकने से पहले मैं एक बात आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर कोई कार है, कार का द्रव्यमान कम होता है, आपको भी पता है। और जो ट्रेन होता है उस ट्रेन का द्रव्यमान ज्यादा होता है, ये भी आपको पता है। मैंने एक चीज बात कही थी कि अगर द्रव्यमान कम है तो जड़त्व भी कम होगा, अगर द्रव्यमान अधिक है तो जड़त्व भी अधिक होगा। अगर कोई ट्रेन और कार दोनों समान वेग से चलती हुई आ रही है, अगर अपन को रोकना है उन दोनों को, तो दोस्तों रोकने पर सबसे ज्यादा जोर किस पे लगेगा? तो सबसे ज्यादा फिक्स है कि भाई ट्रेन पे लगेगा। तो बेसिकली बात है कि भाई उसका द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका जड़त्व भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों कार की, तो कार का क्या द्रव्यमान कम है क्योंकि उसको रोकने में जोर कम आएगा। अपन को ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, आसानी से रुक जाएगी, तो उसका जड़त्व भी कम होगा दोस्तों। तो यह है जड़त्व। ठीक है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों जड़त्व का नियम की, कि भाई ये तो मैंने गैलीलियो शब्द किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था।
सॉरी, जड़त्व शब्द किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। और जो जड़त्व की परिभाषा दी गई थी वो भी गैलीलियो ने दी थी। मैंने आपको बता दी कि भाई जड़त्व की परिभाषा है क्या। तो जड़त्व किसी पदार्थ का वह गुण है जो किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, जो कि अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। और इसका मुख्य कारण क्या है? जड़त्व का द्रव्यमान है दोस्तों। तो ये गैलीलियो ने ये बातें बताई थी थोड़ी बहुत। अगर मैं जड़त्व के नियम की बात करूं दोस्तों, पहला नियम तो फिक्स है कि न्यूटन ने दिया था, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। अब भाई ये पहला नियम है वो क्या है ये भी देख लेते हैं। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही बनी रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही बनी रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही बनी रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। दोस्तों मैं एक छोटा सा दैनिक जीवन से जुड़ी हुई एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हम साइकिल चलाते हैं, अगर हम साइकिल चलाते हैं और साइकिल पर समान पेडल देते रहते हैं दोस्तों, एक चाल से पेडल देते लगातार पेडल देते रहते हैं, तो वह एक समान वेग से चलेगी। अगर अपन को उस पर रोकना है, अगर उस साइकिल को रोकना है तो ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक लगाएंगे दोस्तों, यानी कहने का मतलब बाह्य बल लगाया अपन ने, बाह्य बल लगाया तो दोस्तों वह स्थिर हो गई। यानी कहने का मतलब पहले गतिशील थी, अब रुक गई या थोड़ी स्पीड कम हो गई। जैसे अपन ने कोई गतिशील है, उस अपन ने तेज पेडल दे दिए, अपन ने उस पर क्या किया, तेजी से पेडल देने लग गए साइकिल के, तो उसकी गति और तेज होगी। तो कहने का मतलब बाह्य बल लगाया। तो यही तो दोस्तों जड़त्व का नियम है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। तो दोस्तों सीधी सी बात है, अपन ने बाह्य बल आरोपित किया तो समान वेग से चल रही थी साइकिल तो वह रुक गई, और बाह्य बल आरोपित किया दूसरी बार जब अपन ने ब्रेक लगाया तो साइकिल रुक गई। जब अपन ने तेजी से पेडल लगाया तो और तेजी से चलने लगी। यही जड़त्व का नियम है दोस्तों। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, और तो तेज गति से चलती हुई बस पर अचानक ब्रेक लगाने पर यात्रियों का आगे की ओर झुकना। देखिए दोस्तों मैं बस बनाता हूं, ये बस के कोई टायर है, ठीक है, और ये अपनी बस है, यहाँ पर कंडक्टर है और ये यात्री बहुत सारे बैठे हुए हैं। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, जिस वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है उसी में ही परिवर्तन आता है, ध्यान रखना जड़त्व के पहले नियम के अनुसार। यदि कोई ड्राइवर है, ड्राइवर ने जैसे ही ब्रेक पर पैर लगाया, ठीक है, तो पहिए जाम हो गए, पहिए जाम हो गए तो कहने का मतलब बस जाम हो गई। तो एक तरीके से कहूं तो बाह्य बल लगाया तब जाके ही तो बस जाम हुई। तो बस अचानक जाम हुई तो दोस्तों, लेकिन इसमें बैठे यात्रियों पर कोई बाह्य बल थोड़ी ना लगा था। जब यात्रियों पर बाह्य बल नहीं लगा, जब बस अचानक रुकेगी तो वह आगे की ओर फिक्स से झुकेंगे, तो फिक्स है आगे की ओर झुकेंगे। तो दोस्तों यही कारण है, यही जड़त्व का पहला नियम है। यही जड़त्व का पहला नियम कहता है कि जब कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही बनी रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही बनी रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए दोस्तों। अब सेकंड उदाहरण देख लीजिए आप। एक जगह खड़े घोड़े पर जब कोई आदमी बैठा होता है तब अचानक घोड़े के चलने पर पीछे की ओर झुकना। दोस्तों स्थिर कोई घोड़ा खड़ा हुआ है, उस पर आदमी बैठा है, आदमी बैठा, अब क्या हुआ, अचानक घोड़े ने अपना पेशीय बल लगाया, और पेशीय बल लगाया दोस्तों, पेशीय बल लगाया तो घोड़ा आगे की ओर बढ़ा। इस पर जो बैठा व्यक्ति है, इस पर जो बैठा व्यक्ति है तो वह व्यक्ति पीछे की ओर गिरेगा या झुकेगा। क्यों झुका दोस्तों? क्योंकि घोड़े ने पेशीय बल लगाया, खुद पर पेशीय बल लगाया, व्यक्ति पर थोड़ी ना लगाया था पेशीय बल, उस पर बैठे हुए व्यक्ति पर थोड़ी ना लगा था। तो दोस्तों घोड़े पर पेशीय बल लगा है तो फिक्स है कि व्यक्ति पीछे की ओर झुकेगा। और दोस्तों जड़त्व का पहला नियम यही कहता है कि जिस वस्तु पर बाह्य बल लगता है दोस्तों, वह वस्तु ही अवस्था परिवर्तन करती है, वह वस्तु में ही चेंज आता है। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही बनी रहेगी, जब कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही बनी रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अगर मैंने आगे की ओर अगर दोस्तों मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था, ऊपर तेज गति से चलती हुई बस पर अचानक ब्रेक लगाने पर यात्रियों को आगे की ओर झुकना, यहाँ पर घोड़े ने पेशीय बल लगाया तो व्यक्ति पीछे की ओर झुका। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, पेड़ की डाली को हिलाने पर पके फल का नीचे गिरना। देखिए दोस्तों ये कोई पेड़ की डाली है, इस पर फल लगे हुए, मैंने क्या किया,
अब पक्के फलों का आपको पता होगा कि तना और जो पक्के फल की जो माध्यम होता है बीच का, वो थोड़ा नॉर्मल होता है दोस्तों। जो कच्चे फलों की तुलना में अगर मैं देखा जाऊं तो थोड़ा तना यूं ही बारीकी से ही टूट जाता है। जब मैंने क्या किया दोस्तों, इस डाली को इस तरफ खींचा तो फिक्स है कि भाई मैंने तो डाली को खींचा था, लेकिन भाई ये बल तो इधर ही लगेगा दोस्तों। पक्के फल तो वहां का वहीं रहना चाहते हैं, पक्के फलों पर थोड़ी ना लगाया था अपन ने भाई ये बल, अपन ने तो सिर्फ डाली पर लगाया था। तो डाली को खींचूंगा तो दोस्तों पक्के फल नीचे की ओर गिरना प्रारंभ करेंगे, नीचे की ओर गिरना प्रारंभ करेंगे। तो दोस्तों यही तो है जड़त्व का नियम। तो ये तीसरा उदाहरण है दोस्तों कि पेड़ की डाली को हिलाने पर पक्के फल का नीचे की ओर गिरना। आगे देखिए दोस्तों, चौथा उदाहरण, कंबल को डंडे से पीटने पर धूल के कण अलग हो जाना। जैसे ही अपन कंबल को डंडे से पीटते हैं, धूल के कण तो स्थिर रहना चाहते हैं। जैसे ही अपन ने डंडा मारा तो कंबल तो इधर खिसक गया, लेकिन जो उसमें जो स्थित जो धूल के कण थे वो तो वहीं रहना चाहते थे, उस पर कोई बाह्य बल थोड़ी ना लगा था। इस कारण दोस्तों वो अलग हो जाते हैं, इस कारण दोस्तों वो अलग हो जाते हैं। तो चौथा एग्जाम्पल यही है कि कंबल को डंडे से पीटने पर धूल के कण अलग हो जाना। कार का तीव्र मोड़ पर घूमने पर व्यक्ति का बाहर की ओर झुकना। देखिए दोस्तों, ये कोई तीव्र मोड़ है, ये कोई रोड है। अब मैंने क्या किया कि गाड़ी को स्टार्ट यहाँ से किया। अब यहाँ से गाड़ी स्टार्ट हुई दोस्तों, तो वह इस तरीके से जा रही है। अब मैंने देखा गाड़ी को मुझे इस तरफ घुमाना है, गाड़ी को मैंने इस तरफ घुमाना, इस तरफ घुमाई तो गाड़ी पर तो बाह्य बल लगा, लेकिन उसमें बैठे यात्री पर बाह्य बल थोड़ी ना लगा था। तो बैठे यात्रियों का बाहर की ओर झुकना दोस्तों, बाहर की ओर थोड़ा बहुत झुकाव होगा, तीव्र मोड़ पर होता है दोस्तों अधिकांश ऐसा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, ग्लास के ऊपर एक मोटा गद्दा रखने पर या मोटे गद्दे के ऊपर सिक्का रखने पर जब गद्दे को हाथ से धक्का देते हैं तो सिक्का ग्लास में गिर जाता है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल फिर बताता हूं। ये कोई गिलास है, इस पर क्या हुआ दोस्तों, ये कोई मोटा गद्दा रखा हुआ है, और मोटा गद्दा रखा हुआ है, और दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पर मैंने एक सिक्का रख लिया। जैसे ही मैंने दोस्तों इस गद्दे पर यहां से फोर्स लगाया, यहां से बाह्य बल लगाया, तो गद्दा तो इस तरफ निकल जाएगा, है कि नहीं है। और जब दोस्तों गद्दा इस तरफ निकल जाएगा तो ये जो ये है ना, ये सिक्का, ये इस गिलास के अंदर आ जाएगा दोस्तों। तो ये गिलास के, तो ये सिक्का कहाँ पे आ जाएगा, गिलास के ऊपर है। तो दोस्तों जड़त्व का नियम भी यही कहता है, जिस वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है वह वस्तु तो निकल जाती है, लेकिन सिक्के पर कोई बाह्य बल थोड़ी ना लगाया था। तो सिक्के पर बाह्य बल नहीं लगा तो फिक्स है कि सिक्का गिलास में ही गिरेगा। यही इसका उदाहरण है। अब देखिए दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको पहला गति का पहला नियम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मैं गति के दूसरे नियम की बात करूं तो दोस्तों दूसरा नियम कहलाता है बल का नियम या संवेग का नियम। कौन सा कहलाता है दोस्तों, बल का नियम या संवेग का नियम कहलाता है। अब दोस्तों बल का नियम या संवेग के नियम को पढ़ने के लिए पहले मन को गति के दूसरे नियम को अच्छे से पढ़ने के लिए मुझे संवेग और आवेग दो भौतिक राशियों को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो पहले हम संवेग और आवेग को पढ़ते हैं, उसके बाद में गति का दूसरा नियम पढ़ेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। संवेग क्या है दोस्तों, तो संवेग को पी से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है दोस्तों, संवेग को पी से दर्शाया जाता है, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों मोमेंटम। क्या कहा जाता है, मोमेंटम कहा जाता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को दोस्तों क्या कहा जाता है, संवेग कहा जाता है। P बराबर mv, यहाँ पर दोस्तों m है द्रव्यमान, सॉरी यहाँ पर m है द्रव्यमान और v है दोस्तों वेग। दोस्तों संवेग की बात करो तो संवेग एक प्रकार की सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है दोस्तों। अगर मैं दोस्तों मात्रक की बात करता हूं तो द्रव्यमान का मात्रक तो हो गया किलोग्राम, और वेग का मात्रक हो गया दोस्तों मीटर प्रति सेकंड। क्या हो गया दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड। अगर मैं इसकी विमा की बात करूं दोस्तों तो ये मैंने गलत लिखी हुई है, लिखने को तो सही लिखी है लेकिन तो टाइपिंग में मिस्टेक है। मैं आपको इसकी विमा बता देता हूँ। विमा होती है m1 l1 t-1। दोस्तों किस तरीके से आई तो मैं बता देता हूँ। किलोग्राम की जो विमा होती है वो होती है m1 से शो करते हैं, ठीक है, इनटू मीटर की जो विमा होती है इसको लंबाई में देखते हैं तो ये l1 हो गई, और समय होता है ये सेकंड में होता है तो ये t1 नीचे आया दोस्तों। अभी t1 ऊपर जाएगा तो मेरे भाई ये क्या होता है, माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा t-1। तो दोस्तों इसकी जो विमा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, m1 l1 t-1 हो जाएगी। दोस्तों कभी मैं आपको विमा निकालना भी सिखाऊंगा कि विमा किस तरीके से निकालते हैं भौतिक राशियों की, वो देख लेंगे कभी आगे की क्लास में। फिलहाल आपको यह ध्यान रखना है कि किलोग्राम की m1 होती है, मीटर प्रति जो मीटर होता है उसको लंबाई में मापते हैं तो
L1 इसे लिखा जाता है। और समय को सेकंड में, तो सेकंड नीचे है, समय नीचे है दोस्तों, तो उसको ऊपर लेके जाएंगे तो सही हो, तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे नीचे प्लस में है, तो ध्यान रखें M1 L1 T-1 है। आगे देखिए दोस्तों, संवेग किसी वस्तु की वह क्षमता है जिस क्षमता से वह किसी अन्य वस्तु पर बल लगा सके। दोस्तों, संवेग किसी वस्तु की वह क्षमता है जिस क्षमता से वह किसी अन्य वस्तु पर बल लगा सके। जैसे कि कोई वस्तु है मेरे पास, उस वस्तु को मैं जितने जोर से फेंक के मारूंगा दूसरे वस्तु पर, वह वस्तु उतना ही आगे बढ़ेगी, इतना ही आगे खिसकेगी। तो दोस्तों संवेग भी यही है, संवेग किसी वस्तु की वह क्षमता है, ये वह क्षमता है जिस क्षमता से किसी अन्य वस्तु पर बल लगा सके। अपन ने दूसरी वस्तु पर बल लगा सका, इस वस्तु की जो क्षमता थी वही संवेग है दोस्तों। इस वस्तु की दूसरी वस्तु पर मारने से पहले इस वस्तु की जो क्षमता थी वही क्या है, वही संवेग है। ठीक है, आगे देखिए, अब आवेग देख लेते हैं। आवेग क्या होता है, तो दोस्तों आवेग को आई से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, आई से दर्शाया जाता है, और इसे इम्पल्स कहा जाता है इंग्लिश में। यदि किसी वस्तु पर बल लंबे समय तक लगाया जा रहा है तो बल व समय का गुणनफल, बल और समय का गुणनफल क्या कहलाता है दोस्तों, आवेग कहलाता है। क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। आई बराबर एफ इंटू टी। एफ यहाँ पे क्या है, बल है, और टी क्या है, समय है। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूं कि एफ इंटू जो टी होता है, एक मिनट, एफ इंटू टी होता है, यानी बल और समय का जो गुणनफल होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। और संवेग में परिवर्तन को किससे लिखा जाता है दोस्तों, डेल्टा पी से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, डेल्टा पी से लिखा जाता है। दोस्तों आवेग का मात्रक और विमीय सूत्र दोस्तों संवेग के समान होता है। ऐसी दो भौतिक राशियां हैं दोस्तों, आवेग और संवेग, जिसका मात्रक और विमीय सूत्र समान होते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना, कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से ऐसी कौन सी दो भौतिक राशियां हैं जिनका आवेग, जिनका मात्रक व विमीय सूत्र समान होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, आवेग और एक कौन सी है, संवेग है। एक कौन सी है, संवेग है। अब मैं गति का दूसरा नियम देख लेता हूं कि गति का दूसरा नियम क्या है। देखिए दोस्तों, गति का दूसरा नियम है किसी गतिशील वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो संवेग में परिवर्तन होता है दोस्तों, इसे लिखते हैं अपन डेल्टा पी से। अगर जहां पर दर आ जाए तो फिक्स है दोस्तों कि वहां पर समय का भाग देते हैं, वहां पर समय का भाग देते हैं। उस वस्तु के आरोपित बल के समानुपाती होता है। उस वस्तु पर आरोपित बल के क्या होता है, समानुपाती होता है दोस्तों। उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। आरोपित बल क्या है, पी है दोस्तों। तो किसी गतिशील वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है दोस्तों। यही गति का दूसरा नियम है, यही गति का दूसरा नियम है दोस्तों। आगे देखिए, अगर मैं गति का तीसरे नियम की बात करूं दोस्तों, तो तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिससे कि दोस्तों बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेलवे में तो फिक्स है कि इससे पूछे ही जाते हैं, अधिकांश पूछे जाते हैं। तो तीसरा नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम क्या है, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। किस तरीके से दोस्तों, देखिए जैसे कि कोई वस्तु तैरना, जैसे हम पानी में कूदते हैं, तैरते हैं, हाथों से हम पानी को धकेलते हैं, तो धकेलते हैं तो दोस्तों पानी अपन को आगे की ओर धकेलता है। तो दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर हुआ, नहीं हुआ। चलना, जैसे कि हम धरातल पर चलते हैं, अब दोस्तों धरातल पर चलते हैं तो अपन धरातल पर फोर्स लगाते हैं, नीचे की धरातल, तो धरातल अपन को क्या आगे की ओर ले जाती है। तो दोस्तों यही तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। रॉकेट को उड़ना दोस्तों, रॉकेट का जो जब रॉकेट का जो इंजन होता है वो पीछे की ओर तीव्र तीव्र गति से धुआं छोड़ता है। उस धुआं की गति के कारण ही दोस्तों अपन को आगे की ओर धकेला जाता है। तो धुआं ही अपन को, रॉकेट को आगे की ओर धकेलती है। तो दोस्तों रॉकेट का उड़ना भी एक तरीके से देखा जाए तो क्रिया प्रतिक्रिया का नाम है। चोट लगना, जैसे किसी वस्तु पर हम जैसे कि कोई दीवार है, दीवार पर हम अपना हाथ मारते हैं, तो हाथ मारते हैं तो दोस्तों विपरीत प्रतिक्रिया होती है दोस्तों। विपरीत प्रतिक्रिया क्या होती है दोस्तों कि दीवार पर में जो फोर्स लगता है वो हाथ पे लगता है, हाथ पे हमें चोट लग जाती है। यही है दोस्तों, किसी बॉल को तेजी से धरातल पर पटकने पर वो चलने लगती है। जैसे हम किसी व्यक्ति को नहीं, किसी बॉल को तेजी से धरातल पर मारते हैं तो दोस्तों वो क्या है, वो बॉल ऊपर तेजी से धरातल से ऊपर की ओर चलने लगती है दोस्तों। यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। जैसे कि बंदूक चलाते हैं, बंदूक की गोली को जैसे कि हम ट्रिगर दबाते हैं, ट्रिगर दबाने के बाद बंदूक की गोली आगे की ओर जाती है। बंदूक की गोली आगे की ओर जाती है लेकिन हमें पीछे की ओर झटका देके जाती है। वो क्या रीजन है दोस्तों, उसका यही रीजन है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पर आधारित है दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।